बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, कोरोना ने और आलमी सतह के ऊपर जो कमोडिटी प्राइसेस आसमानों से बातें कर रही हैं, उसने कम से कम हम लोगों को एक दो चीज़ें तो सिखा दी हैं। और उन एक दो चीज़ों के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक खुद कफील नहीं होंगे तो फिर आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो किसी ज़माने में बड़ा नाज किया करता था कि हमारा इरिगेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा एग्रीकल्चर है, ज़राअत हमारी इतनी आउट क्लास है कि हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। कम से कम आज पॉइंट ये आ गया है कि हम लोग जो चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, आज वो इंपोर्ट करने के ऊपर जो है वो मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्टेड क्रॉप्स या जो क्रॉप्स एक्सपोर्ट होती हैं उसके अंदर से राइस, वीट और कॉटन हुआ करती थी। आजकल हम वीट इंपोर्ट करने के ऊपर जो है वो मजबूर भी हुए। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के बाद वीट इंपोर्ट करनी पड़ी। सूरत हाल यहाँ आ गई है कि हम लोगों का जो 70% आबादी जिस शोबे से ताल्लुक़ रखती है, हमने उस शोबे को बिल्कुल कोने से लगा दिया है और हम सिर्फ सियासत पे बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। ये नहीं सोचते कि खाने को दाने नहीं होंगे तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पेट नहीं भरा करेगी। इसलिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस शोबे की तरफ, ज़राअत की तरफ ध्यान देना होगा। पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम 36,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है। इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो हमारी ऐसी जरखेज जमीन जिसके ऊपर क्रॉप लग रही होनी चाहिए, 20-22 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, वहां हाउसिंग स्कीमें खड़ी होती हुई हम लोगों को नजर आ रही हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का एक जो है वो अप्रूव किया लोन पंजाब के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज के हवाले से। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्या ये कोई फर्क डाल सकेगी? बिलखुसूस एक ऐसी शोबे के अंदर जो कि तकरीबन पाकिस्तान की जीडीपी का 25% है। पिछले कुछ अरसे के अंदर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की कुछ अहम क्रॉप्स के अंदर कुछ कमी आई, उनकी पैदावार के अंदर कमी आई। वीट के अंदर तकरीबन 10% कमी आई है। आम, जिसके बारे में हम बड़े फख्र से पूरी दुनिया के अंदर जिसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसके अंदर 30 से 40% की कमी आई है। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि पाकिस्तान की ज़राअत को बड़े बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। किसी ज़माने में अपने घी और तेल के ऊपर इन्हिसार करने वाला पाकिस्तान अब मलेशिया से पाम ऑयल मंगवा रहा है और उसको भी इंपोर्ट बिल के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ हमारी दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं, यानी जिस खाने को एक गरीब आदमी की मेज़ की जीनत कहा जाता है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है वैसे ही दालों की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। क्या खुद इन्हिसारी की तरफ आने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा? चाय हम बेशुमार पीते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ अर्से पहले एहसन इकबाल साहब ने कहा, भी बड़ा कंट्रोवर्सी भी बनी, लेकिन हम खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहे हैं। 48% हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखती है। ये ऐसा शोबा नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर SAPM ऑन एग्रीकल्चर है। डॉक्टर परवेज आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल साइंटिस्ट हैं, ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के, फॉर्मर मेंबर हैं PM टास्क फोर्स फॉर क्लाइमेट चेंज के साइंटिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंशान अली कांजी साहब हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी स्ट्रेटजी एक्सपर्ट हैं। पॉलिसी की भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स कि हुकूमत सोई हुई है, क्या सोचा भी जा रहा है कि अगर हम लोगों के यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड इसी तरीके से बर्बाद होती रही और इसी तरीके से हम लोगों की पैदावार कम होती रही तो क्या बनेगा? पॉलिसी पे भी बात करेंगे, बाकी सारी चीज़ों पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ ज़राअत की सूरत हाल आपके सामने रख रही थी। जमशेद इकबाल चीमा साहब से सबसे पहले बात करते हैं। चीमा साहब, एक तो आप सियासतदान तो हैं, फॉर्मर SAPM ऑन एग्रीकल्चर भी हैं, लेकिन साथ ज़राअत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगे। आपकी हुकूमत के अंदर हुआ ये कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे गंदम भी और चीनी भी, और आपकी हुकूमत में दोनों ही हम लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ गई, महंगे दामों इम्पोर्ट करनी पड़ गई। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि कोई बफर होना चाहिए जो कि हमारे अगर मामलात गड़बड़ भी हो जाते हैं, अगर कोई शॉर्टेज भी हो जाती है तो फिर भी हमारे पास वो बफर पड़ा हो ताकि वो इस्तेमाल किया जा सके और हबड़ दबड़ के अंदर एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट ना करनी पड़े चीजें।
बेसिकली जो सवाल आपने किया है कि जो दला तय करती हैं, ये पहले तो बात ठीक थी, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एक बेसिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 120 दिन का, कि 120 दिन के अगर कंजप्शन का स्टॉक आपके पास मौजूद हो, तो वो इसे एक स्टैंडर्ड ले लें। अगर 120 दिन से स्टॉक 10% कम हो जाए तो 30% कीमत बढ़ जाती है, और अगर इसी तरह वाइस वर्सा है ये। सो बेसिकली जब आपका स्टॉक कम हो जाता है टू द कंजप्शन, तो आपकी टोटल मार्केट इनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। सो हमने एक स्टॉक रखने की कोशिश की। दूसरी बात है कि एक्चुअल चीज़ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अगर आप देखें 2021, 22 और 23, अभी मतलब 22-23 का जो आ रहा है ये वाला, इन 3 सालों में अगर 2 सालों में देखें तो 2 सालों में हमने 4 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें हमारी प्रोडक्शन सेकंड हाईएस्ट आई है। राइस में हमारी हाईएस्ट है, 4 क्रॉप्स में सेकंड हाईएस्ट है। ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की जो ग्रोथ आई है, और बाकी तमाम क्रॉप्स में जो वर्ल्ड एवरेज है उससे 8 से अपना 6 से 10 गुना तक प्रोडक्शन है हमारी। सब्जियों की हम बात करें, हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें, हम पहले वीट की बात करें, राइस, मेज, शुगर, फिर यू कैन से दिस पल्सेस, इसमें जो एवरेज वर्ल्ड ग्रोथ है 22-23 की या 21-22 की, उससे इन सारी क्राफ्ट्स में हमारी ग्रोथ जो है वो 8 से 10 गुना ज्यादा है। एवरेज ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। सो हमने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लिया था। बट जो आप कह लें कि आपकी 4.8 मिलियन पॉपुलेशन सालाना बढ़ती है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से पिछले कई साल हम मैच नहीं करते रहे, नई जमीनें आबाद नहीं हुई, हाउसिंग स्ट्रेटजी अपना कॉलोनीज बन गई हमारी। पिछले 10 साल में अगर देखें तो नई जमीन जो आबाद हुई है टोटल 3 लाख एकड़ हुई है। 10 साल में नई जमीन जो आबाद हुई सिर्फ 10 लाख एकड़ हुई, 3 लाख एकड़ हुई। अब हमारे पास, और उसकी बुनियादी वजह एक तो ये कि मिस यूज ऑफ द लैंड, कि जो सबसे ज्यादा जरहेज जमीन थी उसमें हाउसिंग कॉलोनियां, और फिर हाउसिंग कॉलोनी में हम लैंड को सस्ता इतना रखा है कि किसी बंदे के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि मल्टी स्टोरी बनाए बिल्डिंग्स। वो सारे जमीन का पोजेशन जो है वो समझते हैं कि जमीन अगर हमारे पास होगी तो सेफ है, अदरवाइज छत वाली जमीन जो है ये सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, वो सेफ नहीं है। लिहाजा ये कल्चरल इशू भी बना, लीगल इशू भी बना, और फिर ये है कि जमीन सस्ती इतनी थी। दुनिया के सारे बड़े शहरों में जमीन बहुत महंगी है, दुनिया के तमाम बड़े शहरों में। वहां सिर्फ सर्टन लेवल का एजुकेशन वाला बंदा ही या इनकम वाला बंदा रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता है। पाकिस्तान में भी बड़े शहरों में इस तरह होना चाहिए कि आप पहले ये जो सर्टन लेवल तक बंदा रहे, या फिर लेबर कॉलोनीज या बहुत पुअर क्लास उसके लिए मेंटेन करें। अब जस्ट एक मैं एग्जांपल दूं लाहौर की। लाहौर में जितने का मरला मिलता है उतने का मुरीद के में मिलता है, उतने का किला दीदार सिंह में मरला मिल जाता है, या भाई फिर में उतने का मरला मिलता है जितना लाहौर का मिलता है। अब बड़े शहरों की तरफ जो पॉपुलेशन अपना माइग्रेशन है, मतलब लाहौर की जो सालाना ग्रोथ है ये 5.5 है। पिछले कई साल के अगर देखें तो 5.5% सालाना ग्रोथ है। अगर 5.5% सालाना ग्रोथ एक शहर की हो तो शहर जो अनमैनेजेबल हो गया, कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जमीन खत्म होने के बाद अब कसूर की जमीन खत्म हो रही है, शेखुपुरा की जमीन खत्म हो गई। लाहौर प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर लैंड ऑफ, यानी पॉपुलेशन को डिस्पर्स करना पड़ेगा, अर्बन माइग्रेशन जो है उसको खत्म करना पड़ेगा अपनी जरखेज जमीनों को बचाने के लिए, अदरवाइज उस शहर के इर्द गिर्द की जितनी जरखेज जमीन है वो भी उसकी जद में आ जाएंगी। डॉक्टर परवेज साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। जी 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 चीमा साहब मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। चीमा साहब आई एम कमिंग बैक टू यू। मैं बाकियों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। डॉक्टर परवेज साहब, एक इशू जो हम लोगों को अभी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है और वो है क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे पूरे के पूरे एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज कर रहा है। और हम लोग एक ऐसा मुल्क जो कि ऑलरेडी इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बने हुए हैं, इतनी सारी इंपोर्ट करते हैं, सारा का सारा अपना डॉलर जो है वो झोंक देते हैं इसी कुएं के अंदर, इंपोर्ट के कुएं के अंदर। एटलीस्ट एग्रीकल्चर में तो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? हमारा जो रिडक्शन हो रही है, आम की फसल बिलखुसूस एक बड़ी एक्सपोर्ट की जाती थी, उसके बाद फिर हम लोगों के यहाँ वो जो चलगोजे के जंगलात थे वो जल गए अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज हमें? मैं समझता हूँ ये इंतहाई गंभीर किस्म की सूरत हाल है, जो क्लाइमेट चेंज एक मेन फैक्टर है। स्टेटिस्टिक्स अभी चीमा साहब दे रहे हैं ना, ये मैं तो इससे बहुत सारे से एग्री नहीं करूंगा इस आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ये देखें पाकिस्तान की जो पैदावार गंदम की है ना, ट्रेडिशनली जो सी ना भी और हाई प्रोफाइल थे हम, जो से ना कई बढ़ रही है मुल्क, जो सा सेल्फ सफिशिएंट है। ये आप सिर्फ 220 मिलियन के लिए पैदा नहीं करते, आप सारे मिडिल ईस्ट के लिए भी आप ही पैदा करते हैं, और सारा जो सा सेंट्रल एशिया के लिए भी आप ही पैदा करते हैं। आई मीन वी आर सॉरी ग्रेनरी है पाकिस्तान इसके लिए। तो ये
चारों क्रॉप्स जो है ना ये क्लाइमेट चेंज से भी हिट हो रही हैं, जो ज्यादा ये हिट हो रही हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। मैं प्रैक्टिकल फार्म के ऊपर इस वक्त बैठा हूँ, मैं अपने एक फार्म के ऊपर जंग पर आया हूँ। प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर को आपने वॉश आउट कर दिया, जैसे चीमा साहब सही कह रहे हैं। इस खाद के रेट के ऊपर आप जो क्लाइमेट चेंज करे या ना करे, हीट वेव्स आए या ना आए, उसको कहते हैं रेनफॉल कम हो या ज्यादा हो, मेन चीज है जो इनपुट की कॉस्ट है वो इतनी शदीद है और इतनी हाई है। 14,000 रुपए की इस वक्त डीएपी की बोरी मिल रही है, वो भी मिलती जो है ना वो कम है, यूरिया की बोरी मिल ही रही नहीं रही। तो फार्मर तो इस वक्त एक्सट्रीम क्राइसिस में है। उसने जहाँ यूज करनी थी उसको कहते हैं इनपुट्स अपनी ट्रैक्टर की, डीजल की, आउट ऑफ कमीशन आपने उसको कर दिया, वो एग्रीकल्चर कर ही नहीं रहा, वो जो मजबूरी वाली एग्रीकल्चर है जो थोड़ी बहुत ही आप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन आ गया है कि अगर इसको जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर उसको अरेस्ट नहीं करती तो बहुत शदीद है। और क्लाइमेट चेंज इसके अंदर जैसे दुनिया के अंदर ही कर रही है, क्लाइमेट चेंज इसके अंदर एक ग्लेयरिंग फैक्टर होगा। राइट। अच्छा डॉक्टर इकरार अहमद साहब, हम लोगों को ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है, दिस इज अ फैक्ट, और सिर्फ पाकिस्तान इससे लड़ नहीं सकता, पूरी दुनिया को लड़ना पड़ेगा। हम क्या अपनी क्रॉप्स को लगाने का पैटर्न और सीड को, जो बीज होता है, उसको ज्यादा रेजिलिएंट कर सकते हैं? क्या हमारे यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस हवाले से हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, बाकी जगह? शुक्रिया। पहले तो मैं एंडोर्स करता हूँ चीमा साहब की और डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब की गुफ्तगू को, और आगे बढ़ाते हुए पानी को ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ज़मीन, मौसम और उसके बाद पानी है। तो डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब उसके एक्सपर्ट हैं, ये शायद मुझसे बेहतर बात कर सकते हैं। हमारे पास चीमा साहब ने कहा कि ज़मीनें हमने आबाद नहीं की, ज़मीनें हैं, पानी नहीं है। तो जब तक हम पानी को मैच नहीं करेंगे ज़मीनें आबाद नहीं होंगी। आपने बात की है बीज की, तो ये एक हमारा इस वक्त आप कह लें कि अक्रॉस दी बोर्ड सारी क्रॉप्स में चैलेंज बन चुका है। बीज में ब्रीडर्स ने काम किया है, वैरायटीज अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी सीड मल्टीप्लिकेशन और जो किसान है उस तक उसकी दस्तयाबी, ये सवालिया निशान है। और जिस फसल में ये दस्तयाब हुआ है वहाँ पे रेवोल्यूशन है। मकई में रेवोल्यूशन है, पिछले 4-5 साल में चावल में रेवोल्यूशन हो रहा है, आलू में रेवोल्यूशन है, लेकिन गंदम में हमने सर्वे करवाए हुए हैं, 10-10 साल जो आम किसान है वो बीज तब्दील नहीं करता, जबकि ब्रीडर ने वैरायटीज दी हुई है, तो सिस्टम जो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, उसको किसान तक पहुंचा नहीं रहा। इसी तरह से सब्जियों के बीज का क्राइसिस है। ये जो बीज इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं मोस्टली इम्पोर्टेड है, फाडर के सारे इम्पोर्टेड हैं, वेजिटेबल्स के इम्पोर्टेड हैं। हम दालों के क्राइसिस में, और दालों में अगर आप अभी रबी सीजन आ रहा है, अगर आप लेंटर को यानी आप करना भी चाहें प्रमोट, तो सीड ही नहीं है। तो सीड आपने ठीक कहा कि एक आइटम है कि सीड की जेनेटिक्स है अवेलेबल कि नहीं, वो अवेलेबल है। दूसरी मसला है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन हो और वो अफोर्डेबल हो। डॉक्टर अमीर साहब ठीक कह रहे हैं कि वो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई है कि जिम्मेदार जो है वो हथियार फेंक जाता है। अच्छा, अगर जिम्मेदार खरीदना भी चाहे, मतलब मकई के ऊपर कोई जिम्मेदार कंप्लेन नहीं करता कि ये सीड महंगा है, क्योंकि जिम्मेदार को पता है कि ये मकई बिक जाएगी और उसका मौजू जो है मुआवजा मिल जाएगा। अब गंदम में आप प्राइस कंट्रोल करते हैं, 2200 रुपये में आपने जिम्मेदार से ली है जो कि स्पोर्ट प्राइस थी, आप इंपोर्ट कर रहे हैं 4000 से ज़्यादा में। ये इस तरह से कॉटन के साथ हो रहा है। तो वहाँ पे पॉलिसी के इशू हैं, जो आपने शुरू में ओपनिंग में कहा कि पॉलिसी जो है वो कैसे गाइड कर रही है हमें। इन सब बातों के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना तहकीक नहीं हो रही या रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च में यकीनन हम पीछे इसलिए हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिसर्च में कोई नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स को हमने बिल्कुल लूज कर दिया है। इस वक्त 46 इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में जो ज़राअत की डिग्री दे रहे हैं, ये परवेज़ मीर साहब और चीमा साहब दोनों ज़राअत के ग्रेजुएट हैं, और ये मेरे ख्याल में सुन के हैरान रह रहे होंगे कि इनकी डिग्री और जो आज 46 इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में वही डिग्री दे रहे हैं, ये जो लूट सेल लगी हुई है, वो ह्यूमन रिसोर्स जब मार्केट में जाएगा तो क्या करेगा। आप इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सर्च में देखें, एक दुनिया में स्टैंडर्ड है कि 0.2% ऑफ GDP जो है वो एग्रीकल्चर का रिसर्च में प्लो बैक हो तो उसकी 30% रेट ऑफ रिटर्न है। ये इकोनॉमिस्ट ने डिटर्मिनेशन की हुई है, इससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न। और हमारा जो है 0.2% में नहीं होता, उसके मुकाबले में इंडिया में 0.6 है, चाइना में 0.4 है। तो इन हालात में हमें देखने की ज़रूरत है कि आप जो आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, टेक्नोलॉजी शेल्फ पे जो पड़ी है वो डिलीवर नहीं हो रही, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सीरियस केस ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट है। और फिर जो परवेज़ मीर साहब ने कहा कि ये कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है,
इसके साथ साथ मार्केट में जो मैनिपुलेशन है कि फार्मर अगर इनपुट महंगी खरीद भी लेता है तो बाद में क्या होता है, बाद में वो जिस प्राइस कंट्रोल की जो आपने बात की डॉक्टर साहब 4,000 पे बिक रही है। ठीक है, सही, जो प्राइस कंट्रोल की भी आपने बात की। अच्छा इंशान अली खान जी साहब, मसला एक और भी है, और वो है कि हम अपनी जमीन और अपने से मिलती जुलती जमीनों का जरा कंपैरिजन करते हैं। इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ भी चले जाते हैं, हमारी पर एकड़ यील्ड के अंदर और बाकी ममालिक की पर एकड़ यील्ड के अंदर बड़ा डिफरेंस है। ये क्यों है? एक ही एकड़ के ऊपर वो कई ज्यादा गुना हमसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं चीजें, और हम जो है हमारी यहाँ फसल बुझ जाती है अक्सर। हमारे यहाँ मसला यील्ड का है जो आपने आइडेंटिफाई किया है। हमारे यहाँ 60% जो फार्म लैंड है वो है 25 एकड़ से कम वाले का। जिसके पास 25 एकड़ से कम जमीन है वो 60% है। उसकी यील्ड आप कंपेयर करें उससे जिसके पास 200 एकड़ है या 100 एकड़ है या ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैं जनरलाइज कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव फार्मर विद लार्जर लैंड होल्डिंग, ये नॉट नेसेसरीली ट्रू, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें एड्रेस करना है। अगर एग्रीकल्चर में हमने सेल्फ सफिशिएंट होना है, जिस तरह आप बता रही थी कि हम तो वीट में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं वीट। जो हमारे लिए धचका है कि वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोबारा से, वी आर गोइंग, पीछे हम चले गए। अब ये प्रॉब्लम, और फिर आप जब क्रॉस कंट्री एनालिसिस आपने कहा देखे तो सबसे सक्सेसफुल केस हमारे पास दुनिया में चाइना का है। 1979 में इन्होंने रिफॉर्म शुरू किया। 79 से 1984 जो पहले 5 साल थे उसमें उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 7.5% सालाना थी। सालाना 7.5% थी। हम यहाँ 3-3.5 का तो टारगेट रखते हैं, वो कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन 7.5 तब जाके उसने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया। एग्रीकल्चर को ग्रो किए बगैर नहीं हो सकता। और 3 चीजें चाइना से हमें जो सीखने की जरूरत है और जो हमारे लिए भी रेलेवेंट हैं और एप्लीकेबल हैं, वो नंबर 1, जैसे डॉक्टर परवेज साहब ने भी कहा, इकरार साहब ने भी कहा, इनपुट क्वालिटी सही मिक्स। हमारे यहाँ पे छोटा फार्मर मिक्स ही सही चीज लगा ही नहीं रहा सही टाइम पे। वो तो ये टाइम कौन बताएगा? कांजी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये फार्मर को टाइम बताना कि उसने किस टाइम पर क्या करना है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये किसकी जिम्मेदारी है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। और हमारे पास है फरसूदा मॉडल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, जहां पे एक बंदा जाता है, बंदे को बताता है। हमारे पास देखें 82 लाख फार्म्स हैं 2010 के सेंसस के मुताबिक। आज अगर सेंसस होगा तो इससे कहीं ज्यादा होंगे। आपको कितना बंदा चाहिए जाके उसको मैनेज करना, उसकी वो क्वालिटी क्या जाके बता रहा है। इसलिए हमें डिजिटल फॉर्म पे जाना चाहिए आज। चाहे आप उसको आप रेडियो चैनल खोलें स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर, टीवी चैनल खोलें स्पेसिफिकली, आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के चैनल यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास तो मल्टीपल सोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यही सवाल जरा चीमा साहब की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक फार्मर की जो आउटपुट है, एक एग्रीकल्चरिस्ट की जो आउटपुट है, उसके अंदर हुकूमत का कितना किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि एक अगर इसको कमर्शलाइज्ड एक्टिविटी की तरह चलाना है तो फिर तो कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर हुकूमत का किरदार जितना कम हो उतना ज़्यादा बिजनेस थ्राइव करता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर 22 करोड़ की आबादी है और सारे मुँहों को खाना देना है, मैल नरिशमेंट की तरफ भी नहीं लेकर जाना अपनी पूरी की पूरी एक जो नई नस्ल है उसको, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है कि हम अपने एग्रीकल्चर की तरफ, हम अपने ज़रात की तरफ ध्यान दें। चीमा साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ ये सवाल उठा कि हुकूमत का कितना किरदार होना चाहिए आउटपुट प्राइस। मुझे याद है वीट की प्राइस फिक्स करना और ये सारी प्राइसेस फिक्स कर रहा है, इसके ऊपर हुकूमतें अक्सर का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। आइडियली एक सियासतदान होने की हैसियत से और एक ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होने की हैसियत से, दोनों की हैसियत से, चीमा साहब आप क्या समझते हैं कि जो प्राइसेस हैं, आउटपुट की प्राइसेस, जैसे मकई की प्राइसेस या ये कपास की प्राइसेस या गन्ने की प्राइसेस या वीट की प्राइसेस, गंदम की, ये फिक्स्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या ये मार्केट में छोड़ दिया जाए?
अनिका पहले अपना बिजनेसमैन कह लें या एक एग्रीकल्चरिस्ट और सियासतदान से ज़्यादा आप ना सोशल साइंस को देखें ज़रा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में हुआ ये कि शुरू में सियासतदान ज़्यादातर बड़े ज़मींदार थे, उसका ऐसा एक जागीरदार जो और सोशलिज्म पाकिस्तान में जब आया अर्ली अपना 60s में, तो वो जागीरदार से नफरत का या जागीरदार के मुकाबले में खड़े होने का राइटर ने वो लिखा, मीडिया में वो लिखा गया, दानिश्वर जो थे उन्होंने ये बात की, तो ऐसा समझा गया कि जैसे ज़मींदार जो है वो आप कह लें जागीरदार होते हैं। पाकिस्तान में टोटल 26 मतलब जिस तरह बात हो रही थी, गांधी साहब बात कर रहे थे, 8.3 मिलियन फार्मर है। आउट ऑफ 8.3 मिलियन सिर्फ 26,000 ऐसा फार्मर है जिसकी जमीन 100 एकड़ से ज्यादा है। 13,000 लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ 150 एकड़ से ज्यादा है और 13,000 ऐसे जिनके 100 और 150 एकड़ के दरमियान है। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट 96% जमींदार ऐसे हैं जिनकी 87% जिनकी 12 एकड़ से कम जमीन है। दो बुनियादी चीजें, पहली दो बुनियादी, एक चीज तो ये कि आपको फार्मर को गाइड करना है। गाइड अगर नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइडेंस के लिए जो कांजी साहब कह रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करें, वो तरीका ठीक है या कोई और तरीका होना चाहिए? वैसे हम उस पर कर रहे थे, मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 40 बिलियन रुपीस का, तो वो चूंकि हमारी गवर्नमेंट चली गई तो वो चल नहीं सका अभी तक। वो बड़ा अब सादा सा मॉडल है और बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, तो मैं उसके पीछे था। अब जाते ही दोबारा जा रहे हैं तो दोबारा वहां से शुरू करेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आपने इनपुट को सस्ता रखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर को सिर्फ आपने फीड के साथ, फूड से पहले देखना। एग्रीकल्चर आपको देता है चीजें, फूड फीड फाइबर, अपना यू कैन से एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, ये 6 चीजें आपको देता है। सो आपकी इंडस्ट्री सवाए ऑटो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के अलावा सारी आपकी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। सो आपकी एसएम तरक्की ही उस वक्त करती है जब एग्रीकल्चर तरक्की करता है। पिछले साल हमने 4.4% ग्रो किया, $6.2 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की। तो वो वजह ये थी कि हमने ग्रो ज्यादा किया, हमने पर एकड़ यील्ड ज्यादा बढ़ाई। और उसमें जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि वाटर कंजर्वेशन पे या वाटर यूज एफिशिएंसी में हमसे पहले 10 अरब रुपया लगता था सालाना, हमने दिया 92 बिलियन रुपीस एक साल में। फिर पानी का जो यूज है या पानी की जो कंजर्वेशन है, आप सिर्फ एक ये ऐसे कहते हैं रोद कोइयां कहते हैं, कोहे सुलेमान से जो पानी उतरता है, ये पानी 27 मिलियन एकड़ फीट है। ठीक है। अब हम इंडस से बाहर ही नहीं निकल रहे। उस पानी के हमने मतलब उसमें डैम बना के आगे एरिया डेवलप किया, और फिर स्मॉल डैम, फिर चेक डैम, देन आप कह लें कि वाटर पॉन्ड्स, इसमें क्या नाम है यहाँ पे, वो तकरीबन आप कह लें कि हमने कुछ 14,000 फार्म पे बनाए। और मजीद बहुत सारा काम हो सकता है। आई गॉट यू पॉइंट चीमा साहब। अच्छा डॉक्टर परवेज आमिर साहब, एक जिस तरफ इशारा चीमा साहब ने भी किया, जो मेरा भी सवाल मेरे जहन में था, वो ये था कि हमारे यहाँ तो पानी खुला होता है, ट्यूबवेल चल रहा है, बस पानी दिया जा रहा है, और चावलों के फसल के अंदर तो पानी खड़ा होता है, लेकिन वैसे भी पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा है। बाकी मुमालिक के अंदर ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता था, सबजो शादाब कर दिया यूएई को भी ड्रिप इरिगेशन ने। अब तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी होगी, लेकिन हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी भी पूरे तरीके से फार्मर इस्तेमाल नहीं कर रहा। वाटर कंजर्वेशन फार्मिंग के अंदर क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अप टू द मार्क आता है या नहीं? बिल्कुल नहीं आता। जिसको होते हैं ये टेक्नोलॉजीज वेल नोन है, ये कोई नई नहीं है। उसको होते हैं 1941 से ये उनसे यूज है ना, इन्होंने इजराइल से ये स्टार्ट की हुई है। हमारे यहाँ भी अब ये कोई सीधा फार्म लगाए जाते हैं। देखें आप, 3 चीजें मैं वादे कर दूं। पहली बात है कि इज ए गवर्नमेंट सीरियस, एग्रीकल्चर की कोई प्रायोरिटी है इसकी पूरे स्ट्रक्चर में? मेरे नजदीक जो है ना, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप जो चीज मैं आपको पानी के साथ कर दूं कि पानी की जो कंट्रीज ने कंजर्वेशन की है ना, सबसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब चीज देखते हैं कि पानी कम से कम इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ली जाए। हमारी एग्रीकल्चर की जो सी यूजेज है 90% है, लेकिन आउटपुट जो सी है वो सिर्फ 20% है। टोटल जीडीपी की जो सी आउटपुट है ना, वो 20% भी नहीं है, अब तो 20 से भी कम है। जिसको आप एग्रीकल्चर कहते हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर 60% जो हिस्सा है वो लाइफ स्टॉक का है। आप पता नहीं कौन सी क्रॉप्स की यहाँ बात कर रहे हैं जी, हम गंदम भी उगाएंगे, ये भी उगाएंगे, आम भी देखेंगे। ब्रॉडर फ्रेम ऑफ थिंग्स में लाइफ स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी एग्रीकल्चर की जीडीपी को। क्रॉप्स तो आपने खुद छोड़ दी हुई है, आपके क्रॉप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। $1 बिलियन की आप इंपोर्ट कर रहे हैं टी, जो कि हम विद इन 3 ईयर जो से उसको खत्म कर देते हैं। ये तो 80s के अंदर, डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 80s के अंदर स्टडी भी हुई थी, चाइनीज साइंटिस्ट आए थे इधर चाय की काश्त के लिए, उन्होंने कहा था कि मौजू जगह है
KPK के अंदर कुछ जगह है जो कि मौजू है, कश्मीर के अंदर कुछ जगह है, कुछ काम नहीं हुआ उसके ऊपर, फिर हम इंपोर्ट क्या उसके ऊपर बहुत काम हुआ जी। वो अच्छा। चाइनीज के साथ हमने प्रूव कर दिया था, श्रीलंकन भी लेकर आए। शिंक्यारी एक जगह है, अच्छा। हमारा जो एबटाबाद है, मनसेरा है, शिंक्यारी का एरिया, वो वर्ल्ड क्लास टी जितनी दुनिया में यहाँ पैदा होती है उसको कहते हैं, कीनिया में होती है या श्रीलंका वी कैन प्रोड्यूस। वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी है जी, इसका $200 मिलियन का कमीशन है। कोई भी बंदा जो सा मिनिस्ट्री में बैठकर वो ना उसके कमीशन को छोड़ना चाहते हैं, ना उसको कहते हैं फर्टिलाइजर के कमीशन को छोड़ना चाहते हैं, ना उसको कहते हैं ऑयल सीड्स की। कोई दुनिया की बात है, गधे को भी हंसी आती है कि पाकिस्तान जो है ना ऑयल सीड इंपोर्ट करता है। हम ऑयल सीड को जो है अभी इस वक्त कीमत स्टार्ट हुई है 6,500 रुपया मन के ऊपर जो सी है ऑयल सीड की, कैनोला की। इस वक्त 2,500 रुपए भी कोई नहीं खरीद रहा। ठीक, गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, चॉइस ऑफ क्रॉप, कुछ क्रॉप्स होती हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, जिस तरीके से चाय है, जिस तरीके से ज़ाफ़रान है, हमारे यहाँ KPK के इलाके के अंदर भी ग्रो कर सकती है, कश्मीर के कुछ इलाके वहाँ भी ग्रो कर सकती है। हम नहीं हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाते। फिर कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं, जिस तरीके से गन्ने की क्रॉप है, उसने कपास खा ली, लेकिन गन्ने की क्रॉप हमने लगानी है, एक ऐसी चीज़ जो कि सस्टेनेंस के लिए या ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी नहीं है, चीनी वो हम प्रोड्यूस किए चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये चॉइस ऑफ क्रॉप के बारे में गाइडेंस देना एग्रीकल्चरिस्ट को या फार्मर को जो भी ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखता है, ये कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है? ये बड़ा अहम है, लेकिन इसकी जो परवेज साहब कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो भी ये चॉइस को अफेक्ट करती है। आप ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि किसान जो है वो गंदम से बाहर निकल ही नहीं सकता। आप शुगर मिलें ऐसी जगह लगा देते हैं, शुगर मिलों वाले जो हैं वो अग्रेसिव कैंपेन करते हैं, बाई बैक करते हैं, लोग गन्ना लगाना शुरू कर देते हैं। ये जो आपने नाम लिए चाय का, ज़ाफ़रान का, ये इस तरह की स्पेशलिटी आइटम तो पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन वो फ़ौरन जो है वो ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी अगर आप उसको स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। उसकी फिर टेक्नोलॉजी की पैकेज पूरी चाहिए और बाई बैक होना चाहिए। इसका एक सिलसिला कई दफ़ा डिस्कस हुआ है कि वी कुड क्रिएट क्लस्टर्स। आप चाय का क्लस्टर अगर शंक्यारी में या मानसेरा में बन जाता है और वो कंप्लीट वैल्यू चेंज जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कि एक्चुअली ऑन दी पेपर्स अवेलेबल है, पर वो 200 मिलियन का जो किक बैक है फिर वो कहाँ से आएगा? तो यही बात एडिबल ऑयल्स में है। ठीक कह रहे हैं परवेज के इस वक्त 3,000 भी कीमत नहीं है। हाँ, और ये 7,000 में भी बिका है 12 महीने, पिछले 12 महीने में। कपास 10,000 में बिकी, अब 4,000 में बिक रही है। ये सारी कार्टलाइजेशन, ये सारे जो होते हैं मैनिपुलेशन मार्केट के, ये मैनिपुलेशन जो है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी क्रिएट करते हैं, जिसमें सरकार भी शामिल है और जो बड़े मसल वाले बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज है, वो भी शामिल है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये शायद चीमा साहब के पास कोई बेटर रेसिपी हो। हम बातें ज़रूर करते हैं, हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, कंट्रोल हुआ नहीं अभी तक। सारी गवर्नमेंटें वादे वईद करती हैं, लेकिन आखिर में यही होता है कि अभी हम ये गंदम की डिस्कस हो रही थी, चीमा साहब की मिनिस्ट्री जो जहाँ से आए हैं, अभी वहाँ पे तारक बशीर चीमा साहब हैं, हमने उनके साथ 5-6 मीटिंग्स की हैं। हमने कहा कि 2200 में दिया, दफ़ा 44 लगा के, दफ़ा 44 लगानी छोड़ दें, इसको फ्री मार्केट कर दें ना, तो इसकी प्राइस आप ही सेटल हो जाएगी कहीं पे। मकई की तो आपने कोई स्पोर्ट प्राइस नहीं रखी, मकई की ग्रोअर लगा रहा है, ठीक, तो आप क्यों स्पोर्ट प्राइस इसकी लगाना चाहते हैं? राइस की कोई स्पोर्ट प्राइस नहीं है, फार्मर लगा रहा है बिकॉज वो दोनों प्रॉफिटेबल है। वीट को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जब तक ये वीट को सीधा नहीं करेंगे उस वक्त तक एडिबल ऑयल भी नहीं आना, उस वक्त तक डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं आनी, और वीट की उस वक्त तक प्रोडक्शन नहीं बढ़नी जब तक उसका अच्छा बीज और मशीनों की भी डिस्कशन नहीं हुई। वीट सारी छठे से लगती है और 40 साल 50 साल पुराने हार्वेस्टर है जो उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो खेत में 15% दाने फेंक के चले जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का फुल पैकेज चाहिए, ये पीस मील में काम नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, इस पैकेज की इंप्लीमेंटेशन, कांजी साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊंगी जिसकी तरफ इशारा किया अभी इकरार अहमद साहब ने, इस पैकेज की इंप्लीमेंटेशन हाउ इज दैट पॉसिबल? प्लस वो जो सियासत और ज़राअत का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी चल रही है, साथ सरकार का उसके अंदर इंटरेस्ट और बाकी बहुत सारी जगहों पर कार्टलाइजेशन, माफियाज, करप्शन ज़राअत को भी अफेक्ट कर रही हैं, उससे कैसे निबरदाज़मा हुआ जाए? वो तो खोखला कर रही हैं हमारी ज़राअत को। काफी हद तक कर भी चुकी है सक्सेसफुली, लेकिन इसका हल यही है कि आपने देखे जो पहले भी बात हुई थी, सेंट्रलाइज्ड एक आपके पास मुल्क की पॉलिसी होनी है, स्ट्रैटेजी होनी है कि भाई 10 साल बाद आपने होना कहाँ है
और वो आपको फेडरल लेवल से एग्जीक्यूट करना है। आपने वो स्ट्रैटेजी वहां डिजाइन करनी है, प्रोविंसेस के थ्रू आप एग्जीक्यूट करें, लेकिन एक स्ट्रैटेजी मुल्क की, जैसे डॉक्टर परवेज ने भी कहा 62% लाइफ स्टॉक है, उसमें ग्रोथ, उसमें हमें नंबर ही नहीं पता जानवर के, ये तो उसको ग्रो करें, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को, और फार्मर को आप और एम्पावर करें ना उसको, जैसे एग्री क्रेडिट, ये बड़ी जरूरी चीज है। हमारे पास क्रेडिट जाता ही नहीं है बैंकों से। आपने एक बात कही थी कि ये कमर्शियल करना या गवर्नमेंट करना है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बाय द वे। अच्छा। ये गवर्नमेंट कैन डू अ कमर्शियल जॉब, जैसे चाइना में मैं आपको बता रहा था। देखिए इंडोनेशिया ने पिछले 18 साल में 2.5 गुना कर दिया अपना पर कैपिटा जीडीपी। जब हम जो है वो 1200 से 1500 डॉलर के अराउंड घूम रहे हैं, उसने 2.5 गुना बढ़ा दिया। कैसे वो आज भी खरीदता है, गवर्नमेंट खरीदती है, बुलॉग उनकी जो एजेंसी है वो खरीदती है, जो मेजर क्रॉप्स है उनके वो खरीदती है। राइस में इंटरनेशनल प्राइस से 30% ज्यादा कीमत देती है अपने फार्मर को। ये डॉक्टर इकरार साहब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फार्मर को हम गंदम, जो हमारा मेन क्रॉप है, उसमें हम 50% दे रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर, वो 30% ज्यादा दे रहा है। ये इस तरह से अप्रोच अगर लेंगे हम, तो हम कमर्शियल भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट का अप्रोच भी रख सकते हैं। अब ये $200 मिलियन का आपने इनिशियली वर्ल्ड बैंक का बताया, अब ये कोई 1.5 लाख फार्मर को करेगा। पंजाब में अलोन 50 लाख फार्मर है, हमें $200 मिलियन या जो भी ये पैसे होते हैं, इसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है, कि हमारे इदारे ये सीड फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल करें हमारे इदारे, ताकि वो डिलीवर कर सके सर्विस 1.5 लाख को नहीं, लेकिन वो 15 लाख को, आगे 8 मिलियन तक हमने जाना है। इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। ये 1.5 लाख फार्मर को मतलब एनजीओ के तौर पे अकेले जर्रा डालने की जरूरत नहीं है, इसको कलेक्ट किया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, गाइडेंस दी जाए, और एक ऐसा पूरा प्रोसेस बनाया जाए जिसके अंदर ऑटोमेटिकली फार्मर को गाइडेंस भी मिलती रहे, उसको सीड भी मिलता रहे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल जो इकोनॉमी होती है उसको भी थोड़ा सा इसको साइड पे करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इंशान अली कांजी साहब, डॉक्टर इकरार अहमद साहब, डॉक्टर परवेज आमिर साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप सबने ज्वाइन किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। इसके ऊपर मजीद हुकूमत को पॉलिसीज भी बनाने की जरूरत है, और उन पॉलिसीज के साथ अडेयर करने की भी जरूरत है। नीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।